नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान को पढ़ रहे हैं और जिसमें से हम लोग भौतिक विज्ञान शुरू किया है पढ़ना। और हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते पढ़ते आज हम लोग लेंस की टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। और लेंस की टॉपिक में भी लेंस के लिए यू, वी, एफ इन तीनों में संबंध बताना है हमको। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी किस प्रकार काम करता है और उसका यूज कहाँ होता है, हमने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में। अगर आपने इसके पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके पिछला वीडियो देखिए। और आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं लेंस के लिए यू, वी, एफ में संबंध। दोस्तों, यू, वी, एफ में संबंध जो है कुछ अलग नहीं है। जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे यू, वी, एफ में संबंध, जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे तो दर्पण में जो पढ़े थे, हालांकि आपके सिलेबस में इनका निगमन नहीं है कि हाँ ये कैसे आएगा, तो इसलिए मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब हालांकि कोरोना काल के कस्मोकस में पेपर की डेट आगे पीछे हो रही है तो उसका आप टेंशन ना लीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि पढ़ाई आपका कहीं नुकसान नहीं जाएगा, कहीं न कहीं यूज हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमने लेंस के जो ये है संबंध, उसको बताने से पहले हम दर्पण का आपको याद दिला दें। दर्पण में क्या था, दर्पण का जो हम संबंध बताए थे, हमने आपको बताया था u इक्वल टू 1/f। ये हमने आपको बताया था दर्पण में, जहाँ पे v था प्रतिबिंब का दूरी, u था वस्तु की दूरी और f था फोकस दूरी। ये हमने बताया था। तो ये था दर्पण का सूत्र, ये जो था दर्पण का सूत्र था। ठीक है, सेम ही तरह लेंस का यू, वी, एफ में संबंध है। जैसे जिस प्रकार ये संबंध दिखा रहा है दर्पण के सूत्र में वी, यू, एफ, उसी प्रकार इसमें भी संबंध है। मैं वो लिख दे रहा हूँ 1/v फिर 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे प्लस है, अंतर इतना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे होगा माइनस, ये हो गया हमारा लेंस का सूत्र। इसी सूत्र से हम लोग सारे जो लेंस से रिलेटेड सवाल होंगे हम लोग इसी सूत्र से लगाएंगे। और दर्पण के जो सवाल थे इस सूत्र से लगाते थे। अंतर ये था कि यहाँ पे ये प्लस था बीच में और यहाँ पे माइनस है। अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, अगर मैं आपको इन दोनों का निगमन बताऊंगा, अगर आगे चल के मैं फिर से पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग का प्यार रहेगा तो पढ़ाऊंगा ज़रूर, तो मैं इसका निगमन ही बताऊंगा और ये प्लस और माइनस का क्या चक्कर है मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था लेंस के लिए यू, वी, एफ में संबंध। तो ये हमारा हो गया संबंध। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है। देखिए, हाँ एक चीज़ और बता दें, अब ये लेंस के लिए है। अब ये चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, मैं यहाँ लिख दूँ, चाहे ये उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ये फार्मूला दोनों लेंसों के लिए काम में आ जाएगा। उसी प्रकार ये जो दर्पण है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में काम आता था। उसी प्रकार ये भी जो लेंस का फार्मूला है वो दोनों में काम आएगा। जो मेन अंतर है वो पॉजिटिव और निगेटिव का है। यही दोनों अंतर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि पेपर में गलती ना हो। पता चला कि दर्पण का फार्मूला लेंस पे लगा दिया, लेंस का फार्मूला दर्पण में लगा दिया, हो जाएगा गलत और आप पा जाएंगे 0 मार्क्स। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक क्या है, जिस प्रकार हमने उसमें पढ़ाया था आपको लेंस फार्मूला बताने के बाद हमने आपको बताया था आवर्धन बताया था ना, उसी प्रकार इसमें भी आवर्धन होगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं आवर्धन। क्या था, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन मतलब लीनियर स्पेलिंग गलत हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है
जिस प्रकार दर्पण में बताया था रेखीय आवर्धन, उसी प्रकार यहाँ भी सेम टू सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, देखिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पे रेखीय आवर्धन क्या होता है। जिस प्रकार दर्पण था, यहाँ लेंस की जगह दर्पण लिख दीजिए तो ये दर्पण का रेखीय आवर्धन हो जाएगा, और यहाँ लेंस मैंने लिखा है तो लेंस का आवर्धन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, यानी किसी वस्तु के प्रतिबिंब यानी वस्तु और प्रतिबिंब की जो लंबाई है उनके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम फिगर के एक चित्र बनाते हैं, उस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये रेखीय आवर्धन वास्तविक में है क्या। तो आइए बताते हैं। ये हम ले लिए एक उत्तल लेंस। ठीक, ये हो गया उत्तल लेंस, ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया हमारी मुख्य लाइन, ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक, ये हमारी हो गई वस्तु। ठीक, इस वस्तु को हम मान लेते हैं ओ, ऑब्जेक्ट यानी ओ मान लेते हैं, और इसकी लंबाई मान लो यहाँ तक है, ओ डैश तक है। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ डैश हो गया। ठीक है, अब हम एक लाइट डालते हैं, यहाँ से एक लाइट डालते हैं। लाइट हमने यहाँ से डाला, ऐसे डाला, और यहाँ से जब ये अपवर्तन होगा तो फोकस से होके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लो ये हमारा फोकस था, ये फोकस था। ठीक है, फोकस से होके जा रहा है। और एक लाइट डालते हैं प्रकाशिक केंद्र से, जो कि प्रकाशिक केंद्र से कोई भी लाइट जाती है तो वो सीधी निकल जाती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा वास्तविक जहाँ मिल रहा है, इस पर लंब डालते हैं ऐसे, सॉरी ये हमने लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया। तो इसको हम मानते हैं आई और इसको मानते हैं आई डैश, क्योंकि ये हमारा इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो हो गया। तो ये फिगर हो गया। देखिए फिगर अपने हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ी सी गलती हो गई, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब इस आवर्धन का मतलब ये होता है, आवर्धन का मतलब ये होता है कि बदलाव क्या हुआ, क्या बदलाव आए। जो वस्तु हमारा है, जो वस्तु की लंबाई है, उस वस्तु से जब प्रकाश गया लेंस में, लेंस से प्रकाश जाने के बाद जो प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, यानी ओ डैश और आई डैश, इन दोनों की लंबाई क्या है। ठीक है, यही लंबाई आपको, इन दोनों लंबाई का अनुपात अगर हम देखें तो यही कहलाएगा रेखीय आवर्धन। नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये वस्तु हमारा मान लीजिए इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु है, यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु है, और जो हमारा अपवर्तन होने के पश्चात जो प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या बदलाव आया, इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, वही होगा हमारा आवर्धन। कौन सा आवर्धन? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला हमने आपको दर्पण में बताया था, तो दर्पण की तरह यहाँ भी है, अंतर बस थोड़ा सा है, सिर्फ अंतर होगा धनात्मक और ऋणात्मक में। जिस प्रकार में फार्मूले में पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर है, उसी प्रकार इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव का ही अंतर है। ठीक है, अंतर क्या है, ये देखिए मैं इसको मान ले रहा हूँ, ये जो ये जा रहा है, ये वस्तु जो हमारा है वाई अक्ष के दिशा में जा रहा है, तो इसको हम y1 मान ले रहे हैं। तो जो y1 है तो ये प्लस में रहेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा ना, ये पॉजिटिव में रहेगा। और जो प्रतिबिंब हमारा बना है उल्टे दिशा में बना है, यानी y के उल्टे दिशा में बना है, जो कि ऋणात्मक रहेगा, तो इसको y2 मान लेते हैं, इसको ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, तो जो अनुपात होता है, जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन का फार्मूला ये होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यही होता है। प्रतिबिंब की लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यही देखो, ये दोनों का अनुपात हो गया। हमने वही कहा कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के दोनों का अनुपात ही आवर्धन होता है। तो हमने ये फार्मूला लिख दिया कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमारा क्या है, -y2, तो -y2। ठीक, और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई कितना है, y1, यानी +y1।
ठीक है। अब बराबर करते हैं। बराबर क्या करते हैं, जो ये y2 है यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या है, पॉजिटिव में रहेगा ना। देखिए ये मुख्य बिंदु हमारा है, तो मुख्य बिंदु के दाएं साइड में हमारा पॉजिटिव रहता है, तो हमारा ये पॉजिटिव रहेगा, यानी इसको v मानते हैं ना। प्रतिबिंब की दूरी को क्या मानते हैं, v मानते हैं, बटे y1 यानी वस्तु है तो वस्तु की दूरी क्या मानते हैं, u मानते हैं। लेकिन ये जो इस बिंदु से मुख्य एक्सिस जो हमारा है उस बिंदु से बाएं जब जाएंगे तो ऋणात्मक होता है, तो ये जो u हमारा है ऋणात्मक होगा। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, y2 अपान y1 इक्वल टू v अपान माइनस नहीं था प्लस प्लस दोनों हो जाएगा, ये प्लस होगा, यानी ये फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा बन के। कहने का मतलब ये है कि जब दर्पण में क्या था, दर्पण में यहाँ एक माइनस था, दर्पण में एक माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, देखिए आवर्धन का फार्मूला यही है। ठीक, समझ गए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अच्छे समझिए, कोई तेज़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे आपको। फिर से देख लीजिए एक बार, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इन दोनों का अनुपात जो है वही हमारा आवर्धन होता है, यम होता है। प्रतिबिंब की लंबाई हमने माइनस मतलब y2 माना था, लेकिन ये जो प्रतिबिंब है उल्टे दिशा में चल रहा है तो ऋणात्मक होगा, इसलिए माइनस y2 हो गया। और जो हमारा वस्तु है सीधी दिशा में यानी ऊपर की ओर जा रहा है, y अक्ष के ऊपर जा रहा है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो ये प्लस होगा, तो प्लस y1 मान लिया। अब जो ये जो बिंदु हमारा C है, इस C के दाएं साइड में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है यानी पॉजिटिव दिशा में, तो V हमारा पॉजिटिव है, V हमारा पॉजिटिव है। और जो वस्तु हमारा कहाँ रखा गया है, देखिए y1, तो y1 मतलब वस्तु हमारा कहाँ रखा गया है, ये बिंदु के बाएं साइड में यानी ऋणात्मक होगा, तो हमारा ऋणात्मक हो गया। ठीक, अब जब ऋणात्मक हो गया तो इसको मैं इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस प्लस तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब ऑल ओवर जो हमारा फार्मूला बना मैग्नीफिकेशन का, वो सब पॉजिटिव में बना, यानी y2 अपान y1 इक्वल टू v अपान u, जहाँ पे v हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, u हमारा वस्तु की दूरी है, y2 हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, y1 हमारा वस्तु की लंबाई है, यही हमारा होता है मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, पावर, लेंस का पावर यानी पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता जानने से पहले हमको आप लोग ये बताइए लेंस का काम क्या है, लेंस करता क्या है। तो लेंस करता ये है कि जितनी भी लाइटें होती हैं, जितने भी प्रकाश होती हैं, उन सारे प्रकाश को, यदि लेंस उत्तल लेंस है तो सारे प्रकाश को एक तरफ मोड़ देती हैं, एक बिंदु पर मोड़ देती हैं। ठीक है, या एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है। ठीक, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि उत्तल लेंस है तो जो लाइटें उसके अंदर से गुजरेगी वो सारी लाइटों को एक दिशा में मोड़ देगी। ठीक है, लेकिन अगर अवतल लेंस है तो जितनी लाइटें उस अवतल लेंस से गुजरेगा वो सारी की सारी लेंसों को फैला देगा, यानी अपसारी कर देगा, यानी अपसार यानी पसार देता है, फैला देता है। ठीक है, तो ये नेचर होता है लेंस का। ठीक है, तो जो लेंस का ये स्वभाव है, जो व्यवहार करता है प्रकाश के साथ, कि जो प्रकाश उसके अंदर से गया उस प्रकाश को मोड़ना या फैलाना, तो जितना जो ये मोड़ता है, जो फैलाता है, तो वही इसका होता है क्षमता, यानी किसका क्षमता, लेंस की क्षमता। यानी हम ऐसे बोलें अगर कि जो लेंस है प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा, मैं ऐसे लिख दूं, जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना अधिक मोड़ेगा उसकी उतनी अधिक
उसकी उतनी अधिक क्षमता होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, जो लेंस है प्रकाश को जितना अधिक मोड़ेगा उतना ही उस लेंस की क्षमता अधिक होगी। ठीक है, या जितना कम मोड़ेगा उतना कम क्षमता उसकी होगी। ठीक, अब अगर दूसरे शब्दों में इसी को कहना चाहें, इसी शब्द को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि लेंस की फोकस दूरी से, अगर मैं, ये तो हो गया कि मोड़ने पे कि कितना कोई मोड़ेगा, लेकिन मैं कहूँ या ऐसे कहूँ, या लगे मैं बोल दूँ कि जिस लेंस की या जिसकी फोकस दूरी जितना कम होगा वह उतना अधिक प्रकाश को मोड़ेगा, और जब अधिक प्रकाश को मोड़ेगा तो उसकी क्षमता भी अधिक होगी। ठीक, मैंने क्या कहा कि जो लेंस मैं पहला बार बोल रहा हूँ, जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उतना ही उस लेंस की क्षमता अधिक होती है। ठीक, या फिर ऐसे कहें, अब ये मैं बताऊँ, या ऐसे कहूँ कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी वह प्रकाश की किरणों को या प्रकाश की किरणों को ही मोड़ता है ना, मैं प्रकाश लिख दिया, प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा। मतलब जिसकी फोकस दूरी कम होगी, जितना कम होगा उतना वो ज़्यादा प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा, और जितना प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा उतना ही उस लेंस की क्षमता अधिक होगी। ठीक है, उतना ही उसकी क्षमता भी अधिक होगी। किसकी क्षमता? लेंस की क्षमता अधिक होगी। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस आप समझ गए, वाक्य समझ गए। यदि हम कहें कि लेंस की क्षमता को P से डिनोट करें, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करें, तो हमने जो ये ऊपर दो सेंटेंस आपको बताया, ये सेंटेंस जो बताया कि जिसकी फोकस दूरी जितना कम होगा वह उतना अधिक प्रकाश मोड़ेगा, और जितना अधिक प्रकाश मोड़ेगा उतना ही लेंस की क्षमता अधिक होगी। या इसी का उल्टा कहें, जिसकी फोकस दूरी अधिक होगी वो कम प्रकाश किरण को मोड़ेगा, और जो कम प्रकाश किरण को मोड़ेगा तो उस लेंस की क्षमता कम होगी। ठीक है, तो यानी कहने मतलब ये है कि P, जो हम लेंस की क्षमता P मान रहे हैं, और जो फोकस दूरी है, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम में है। प्रतिलोम मतलब ये कि इसके उल्टे में है। तो इसको हम ये फार्मूला बना सकते हैं, यानी अगर कहें तो ये पावर ऑफ लेंस का ये फार्मूला है। यानी लेंस की क्षमता, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि लेंस की क्षमता बताइए और हमारा P दिया है या F दिया है तो P नहीं दिया, यानी कुछ दिया है, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर क्षमता पूछता है तो ये F हमारा दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा जिससे हम F निकाल लेंगे और पावर भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कंडीशन ये है, कंडीशन बताने से पहले हम ये बता दें आपको, थोड़ा एक लाइन लिख दें नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ताकि मैं इसको लिखूं, किसी लेंस की क्षमता, मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, किसी लेंस की क्षमता P, लेंस की फोकस दूरी से लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। ठीक है, यही मैंने ये फार्मूला में लिखा है वही हमने शब्द में लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रतिलोम मतलब ये है उसके उल्टा। अब देखिए, अगर हम यहाँ नहीं गंदा करते, हम यहाँ लिख देते हैं
P इक्वल टू 1/f फार्मूला है। कहने मतलब ये है, जब हम f को बढ़ाएंगे तो ये पावर हमारा घटेगा। जब हम f को बढ़ाएंगे तो पावर हमारा घटेगा, लेकिन हम f को अगर घटाएंगे तो पावर हमारा बढ़ेगा। तो वही हमने जो यहाँ बताया था ऊपर, जो सेंटेंस में लिखा था, फोकस दूरी अधिक तो प्रकाश किरणें कम मुड़ेंगी, और जब प्रकाश किरणें कम मुड़ेंगी तो पावर क्षमता भी कम होगा। लेकिन अगर फोकस दूरी कम तो प्रकाश किरणें ज़्यादा मुड़ेंगी, और जब प्रकाश किरणें जितना ज़्यादा मुड़ती हैं उतना पावर अधिक होता है। तो यही चीज़ हमने एक ऐसे एरो मेथड से बता दिया आपको, ठीक है। अब जो एक कंडीशन जो हमको आपको बताना है, वो कंडीशन ये है कि जो हमारा फोकस दूरी है वो सदैव मीटर में होता है। मैं यहाँ नोट डाउन करके आपको बता दूँ कि ये जो हमारा फोकस होगा, ये फोकस हमारा जो है, ये फोकस जो है, यानी मैं फोकस लिख दूँ यहाँ, फोकस हमारा सदैव मीटर में होगा। यदि मीटर में नहीं है तो उसको मीटर में बदलेंगे, फिर ये पावर का हम फार्मूला लगाएंगे, फिर ये लेंस की क्षमता का फार्मूला लगाएंगे। वरना हमारा जो सवाल है वो सॉल्व करते रह जाइए, सॉल्व नहीं होगा, वो गलत होगा। और अगर मान लीजिए जो हमारा फोकस दूरी है, अगर वो सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में बदलना है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा लेंस की क्षमता। जितना इसमें बताना था मैंने आपको बता दिया, और बहुत ही आसान तरीके से बताया, वो तो आसानी से बताया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको लेंस का जितना भी टॉपिक है पूरा क्लियर हो गया है, अब इसमें से कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे लेंस से बेस जो भी सवाल, जो भी प्रॉब्लम होंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपसे ये निवेदन है कि कुछ हर किसी के पास कुछ ना कुछ किताब होगा ज़रूर, तो वो किताब आप एक बार लेंस का टॉपिक खोलिएगा, वो किताब एक बार मेरे जो मैं पढ़ाया हूँ उसको एक बार पढ़िएगा, उसके बाद आप बुक देखिएगा। तो बुक आप जब पढ़ेंगे ना, तो मैं जो पढ़ाया हूँ उसको जब आप बुक देखेंगे तो आपको एक खुशी महसूस होगी। वो खुशी इस तरीके का होगा, आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, इतनी आसानी से मैं आपको पढ़ाया हूँ, इसके बाहर तो शायद ही कुछ आए। ठीक है, तो एक बार आप किताब पढ़िएगा। तो किताब जब आप पढ़ेंगे, जो किताब आपको हमारे वीडियो देखने से पहले बोरिंग लग रहा था, अब वो बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो ये पावर का मात्रक होता है, मतलब ये क्षमता, जो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता P है, इसका जो मात्रक होता है क्षमता P का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर मतलब ये हुआ कि यदि एक डायोप्टर लिया जाए, मतलब एक डायोप्टर की बात किया जाए, एक डायोप्टर अगर कह रहा है कि एक डायोप्टर क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी अगर, मतलब एक डायोप्टर बराबर उस लेंस की जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी जो होगा वह 1 मीटर के बराबर होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, लेंस की क्षमता P का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर का मतलब ये है कि अगर 1 मीटर फोकस दूरी है तो वो 1 डायोप्टर के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जो आखिरी टॉपिक आपका है वो है लेंसों के उपयोग। हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया है, बस आपको बताना है। आइए, तो जो हमारा पहला उपयोग होता है, ये जो घड़ी साज होता है ना, घड़ी साज मतलब जानते हो, जो घड़ी बनाते हैं, वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे जब उनको देखना होता है, मतलब घड़ी में क्या दिक्कत आ गई है, तो घड़ी में छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, तो जब उसको देखना होता है तो जो घड़ी वाला है
वो अपने आँख पे एक ऐसा छोटा सा डिब्बी टाइप लगाता है जिसमें लेंस लगा होता है। वो लगाता है, उसके बाद घड़ी को देखता है और तब घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी घड़ी साज जो होता है वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे बनाने में इस लेंस का उपयोग करता है। ठीक है, दूसरा उपयोग ये है, आँख और कान वाले डॉक्टर भी इसी घड़ी साज की तरह लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनको भी कान और आँख के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो सूक्ष्म मतलब नसें होती हैं, बहुत छोटी छोटी आर्गन होती हैं जिनको देखने के लिए डॉक्टर इस लेंस का यूज करता है, जिस प्रकार घड़ी साज यूज करता है। जिस प्रकार देखिए फ़ोटो में दिखता है, आप लोग फ़ोटो देखिएगा, फ़ोटो में दिखता है। ठीक है, फ़ोटो में दिख रहा है। उसी प्रकार मनुष्य की आँखों में दोष आ जाने पर, यानी जब मनुष्य के आँखों में कुछ ना कुछ दोष आ जाता है, दोष मतलब उनको नज़दीक का नहीं दिख रहा है, कहीं दूर का नहीं दिख रहा है, कहीं दोनों नहीं दिख रहा है, तो जब ऐसा कुछ उनके साथ दिक्कतें आती हैं तो ये लेंस ही लगाया जाता है जो चश्मा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अगर उनको दूर नहीं दिख रहा है तो दिखने लगेगा, अगर नज़दीक नहीं दिख रहा है तो दिखने लगेगा, इस लेंस के उपयोग से। हम बताएंगे इसके बारे में जब इसके अगले टॉपिक हमारा नेत्र ही है, जब हम नेत्र पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा कि लेंस मतलब नेत्र है क्या। इसी प्रकार चौथा जो यूज होता है, सूक्ष्मदर्शियों में होता है, दूरदर्शियों में होता है, लालटेन में होता है, फोटोग्राफिक में होता है, कैमरा में होता है। जो कैमरा जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ उसमें भी लेंस ही लगा हुआ है। आप भी जब मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो लेंस कितना मेगापिक्सल लेंस है, कितना लेंस का क्षमता है, ये सारी चीज़ें पूछते होंगे। उसी तरह प्रकाशिक यंत्रों में ये सारे जो उपयोग हैं ये लेंस का उपयोग है। ठीक है दोस्तों, आप अच्छी समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था आपका लेंस टॉपिक। अब हम आपको लेंस के बेस पे जो सवाल है वो हम बताएंगे, वो भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।